हेलो, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लर्निंग, ठीक है, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी थी, प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद में आती है अधिगम की विशेषता। ठीक है, अधिगम की विशेषताएं। तो देखो, अधिगम की जो पहली विशेषता है वो ये है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, और जन्म लेने के बाद में, जन्म लेने से और मृत्यु तक, है ना, जो कुछ भी वो सीखता है ना, वो क्या कहलाती है कि अधिगम क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि लाइफ टाइम वो कुछ ना कुछ कहीं से भी कुछ भी सीखता रहता है। ठीक है, इसके बाद में अधिगम क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया। अनुकूलन क्या होता है? देखो, जब हम नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, नए वातावरण में हम जाते हैं, ठीक है, कोई नई जगह हम जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया, यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना क्या कहलाता है? अधिगम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रक्रिया। देखो, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि जैसे जो सीखना होता है ना, सिर्फ एक का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इंसान किसी भी उम्र में कभी भी कहीं भी सीख सकता है। ना इसकी कोई निश्चित जगह होती है, ठीक है, ना इसकी कोई निश्चित एज होती है। सीखने की कोई निश्चित आयु नहीं होती है। सीखने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह की जरूरत नहीं होती है। सीखने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो क्या कहलाए? और दूसरा कि सिर्फ ये नहीं है कि मनुष्य ही सीख सकता है ना, ये एक अधिकार मनुष्य के पास में नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही सीख सकता है। जीव जंतु, है ना, मानव, यानी कि जो प्राणी होते हैं ना, उन सबको पूरा अधिकार होता है किसका? सीखने का। इसीलिए सीखने को क्या कहा गया है? इसीलिए सीखने को क्या बोला गया है? कि सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो अधिगम की तीसरी विशेषता क्या हुई? सार्वभौमिक प्रक्रिया। पहली विशेषता जीवन पर्यंत चलने वाली है। अधिगम क्या है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि लाइफ टाइम कुछ ना कुछ जो है प्राणी सीखता रहता है, अधिगम करता रहता है। दूसरा है अनुकूलन की प्रक्रिया। अपने आप को वातावरण के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति है वो ढाल लेता है, यानी कि अपने आप को एडजस्ट करना वो सीखता है। उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया का क्या मतलब है? कि सभी को सीखने का अधिकार है। सभी को सीखने का अधिकार है ना, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, ठीक है, चाहे जो है वो चाहे जरूरी नहीं है कि उसके लिए किसी स्कूल की या कॉलेज की जरूरत हो। ठीक है, हम कहीं भी जाते हैं तो हम कहीं भी, यदि हमको लगता है ये चीज़ हमको अट्रैक्ट कर रही है ना, और इसकी ये बिहेवियर जो है मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो मैं चाहूँगी कि ऐसा जो व्यवहार है मैं खुद के अंदर भी लाऊं, है ना, कि मैं अपने आप ही क्या कर ले जाती हूँ कि उसके जैसा मैं व्यवहार करने लग जाती हूँ। उसकी कुछ अच्छी आदतें हैं जो जरूरी नहीं है कि सीखना सिर्फ अच्छी चीज़ें ही सीखना होता है ना। तो जैसे कि बड़े बड़े आपने देखा होगा कि जो क्रिमिनल्स हैं तो वो कहाँ से सीखते हैं? भाई उनके भी तो गुरु होंगे। ठीक है, तो सीखना सिर्फ ये थोड़ी ना, सीखना होता है। जरूर अच्छी आदतें भी सीख सकता है, अच्छी चीज़ें भी सीख सकता है, और गलत चीज़ें भी सीख सकता है ना। जैसे चोर होते हैं तो चोर चोरी करना कहाँ से सीखते हैं? भाई उनके भी तो गुरु होते होंगे ना। भाई वो भी तो अपना कोई आदर्श मानते होंगे ना, वो भी तो अपना किसी को गुरु मानते होंगे ना। तो सीखना क्या है? सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत नहीं है, किसी एक के लिए सीखना नहीं है, सभी सीख सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, इस धरती पर जो भी प्राणी है उन सबको सीखने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, यानी कि सभी को, हर कोई को सीखने का अधिकार है। इसीलिए सीखना क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अधिगम की तीसरी विशेषता क्या है? कि सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया।
चौथा क्या है कि कुशलतादायक। अधिगम जो है वो क्या है, कुशलतादायक प्रक्रिया है। अधिगम क्या करता है, अधिगम जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है ना, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है और जो आपका लक्ष्य है, ठीक है, उस लक्ष्य तक, उस उद्देश्य तक वो है आपको पहुंचाने का काम करता है। यानी कि अधिगम क्या करता है, अधिगम आपकी प्रतिभा में और भी निखार लाता है। जो आपके अंदर प्रतिभा छुपी हुई होती है उसको अधिगम और भी क्या करता है, निखारता है और भी श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, कुशलतादायक प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अधिगम क्या करता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम की नेक्स्ट विशेषता क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। तो हमने डेफिनेशन ही देखी थी। देखो, व्यवहार में परिवर्तन ये जरूरी नहीं है कि स्थायी भी हो सकता है और कुछ पल के लिए, देखो परमानेंट तो हो भी नहीं सकता। हम नहीं कह सकते कि जो अधिगम है वो परमानेंट हो, है ना, स्थायी हो। देखो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि यदि आप बीमार हो, ठीक है, आप बीमार हो और आप जो है थके हुए हो और आप जो है आपके व्यवहार में जब ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या होता है, सीखने में प्रॉब्लम होती है। आप नहीं चाहते हो, क्योंकि जो आपकी शारीरिक स्थिति होती है ना, वो आपको सीखने के लिए आपके क्या बनती है, आपके मार्ग में बाधा बनती है। ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। देखो, एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई शराबी है, ठीक है, शराबी जो होता है वो कुछ पल के लिए अपने आप को क्या समझने लगता है कि जो भी हूँ वो सिर्फ मैं हूँ। यानी कि शराब पीने के बाद उसके क्या लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, चाहे उसके व्यवहार में कुछ ही पल के लिए परिवर्तन हो। दूसरा जो है, एक परिवर्तन होता है कि जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं, ठीक है, दिन भर वर्कलोड होता है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा, ठीक है, हम जब आते हैं, आने के बाद में सुबह जब जाते हैं तो बड़े फ्रेश जो है माइंड से जाते हैं, लेकिन एक जब हम घर में घुसते हैं तो मन करता है कि बस अब किसी से ना बोले, है ना, कैसे हो जाते हैं हम, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या वो अधिगम है, यहाँ पे भी तो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो अधिगम नहीं है, वो उसको हम अधिगम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सिर्फ कुछ पल के लिए रहता है। वो सिर्फ क्या होता है, वो व्यवहार में परिवर्तन कुछ पल के लिए, सिर्फ कुछ पल के लिए होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है ना। जब बच्चा जो है कॉलेज में आता है या स्कूल में जब पढ़ता है ना, तो वो जो भी इस दौरान जो कुछ भी वो सीखता है और उसके सीखने से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या है, वो अधिगम है। वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा, है ना। तो अधिगम क्या होता है, अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। यानी कि अधिगम की नेक्स्ट विशेषता क्या है, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, अधिगम। ठीक है, इसके बाद में आता है अधिगम है उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया। देखो, आपको ये हमको सबको पता है कि जब तक हमारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी ना, जब तक हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा ना, हम सीखने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप लोग जो है, आप लोगों का लक्ष्य है क्या है, कि आप लोगों का उद्देश्य है कि आपको कैसे भी करके आपको बीएड करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, लक्ष्य और उद्देश्य दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य होता है कि जिसको प्राप्त करने के लिए हम उद्देश्यों को पूरा करते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उद्देश्य को पूरा करते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आपका लक्ष्य सपोज क्या है, क्योंकि आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए आपका लक्ष्य क्या होगा, एक टीचर बनना। ठीक है, लेकिन उस टीचर बनने के लिए जो उद्देश्य है, यानी कि आपको पहले क्या करनी होगी, आपको अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। ठीक है, ट्रेनिंग पूरी करना क्या है, आपका उद्देश्य है, ताकि आप लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका जो रास्ता है वो बन सके। ठीक है, आपने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में आपने क्या किया, अपने कंपटीशन की तैयारी की, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ताकि आपको आपका लक्ष्य है जो प्राप्त हो सके। तो देखो, लक्ष्य जरूरी नहीं होता कि लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो, लेकिन उद्देश्य जो होता है वो हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, तो
लक्ष्य जो होता है वो हमसे दूर होता है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है, हमारे नजदीक होता है। ठीक है, तो आया समझ में कि अधिगम किस तरह से व्यवहार में परिवर्तन करता है, किस तरह से अधिगम है जो व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कि जब तक हमारा कोई उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य नहीं होगा, जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी, तब तक हम अधिगम नहीं करेंगे, यानी कि तब तक हम उस चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, सपोज दैट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर जो है टीचर बनने के लिए जो बीएड की आवश्यकता नहीं होती, टीचर बनने के लिए एसटीसी की आवश्यकता नहीं होती, टीचर बनने के लिए किसी तरह की इस तरह की कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, तो क्या आप बीएड करते? नहीं करते ना। आप बोलोगे कि क्या हमको पागल कुत्ते दिखाया जो हम बीएड करते? ठीक है ना, आप एसटीसी करते ना आप बीएड करते, क्यों आप अपने 2 साल वेस्ट करते? आप डायरेक्ट ही भी तो पीजी करके और उस एग्जाम में बैठ सकते थे ना, लेकिन क्योंकि वो कंपलसरी है, इसलिए आपको क्या करोगे, आपकी मजबूरी है, आपको टीचर बनना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अधिगम क्या है, मानसिक प्रक्रिया। हाँ जी, आप यदि आप पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो अधिगम जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अधिगम के लिए, सीखने के लिए हमें मानसिक रूप से जो है क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ, हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि अधिगम क्या है, अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, यदि हम दिमाग से अस्वस्थ होंगे तो हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है, अधिगम करने के लिए हम नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ जो होती है हमारे लिए क्या होगी, बाधा उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो आई थिंक अधिगम आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, तीसरी विशेषता, अधिगम क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है ना। चौथी विशेषता, अधिगम क्या करता है, कुशलतादायक प्रक्रिया है ना। नेक्स्ट विशेषता है इसकी, व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता है इसकी, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट विशेषता क्या है इसकी, मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो अधिगम होता है ना, वो हमारे अनुभव से, हम सबसे ज्यादा यदि हम किसी चीज से सीखते हैं तो किससे सीखते हैं, हमारे अनुभव से, हमारे एक्सपीरियंस से। ठीक है, और यदि आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो ना टीचर की, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस आपको हो रहा है कि आपको किस तरह से एक परफेक्ट टीचर आप कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सबके क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबके, हो गया होगा अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, यहाँ तक आपके सबके क्लियर हो गया। अब आता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कारक है बालक की योग्यता। बालक की योग्यता, अगर हम कहें कि एक बच्चे को, आपने देखा होगा, ठीक है, कि कई बार जो है बच्चे को प्रमोट करने के यूँ कहते हैं कि भाई हमें तो जंप करवाना है, हमको एक साल बचाने के लिए क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं, जंप करवा देते हैं बच्चे को, है ना। जंप करवाने से बच्चा क्या है, बच्चा क्योंकि भाई ये जो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम डायरेक्ट 8th से 10th में चले जाए, है ना, या 5th से 7th में चले जाए, ऐसे तो कोई भी चले जाएगा। तो इसका इफेक्ट जो बच्चा अच्छे से चल रहा होगा ना, वो बच्चा, उसकी इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा कि बच्चा जो है उसकी जहाँ उसकी जो एज है ना, वो है, या फिर हम ये कह सकते हैं उसकी जो एज होती है ना, वो होती है उस क्लास लायक नहीं होती है। जैसे कि हम ये कहें कि अगर आप जो है 8 साल के बच्चे को आप बोलोगे कि 8 साल के बच्चे को आप 10th में जो है एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अगर 8 साल का बच्चा 10th में आता है तो उसकी बालक की जो योग्यता है उस पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यदि बालक 10 साल का है ना, और 10 साल का है, और 10 साल का बच्चा यदि 8th में है, 7th में है, तो वो क्या है, वो इसके लिए क्या होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज क्या होती है, अधिगम को प्रभावित क्या चीज करती है, बालक की योग्यता, कि बालक जिस
स्टैंडर्ड में बालक पढ़ रहा है ना, जैसे कि मैं आपको एक और बता दूं कि जैसे आप बच्चों से किसी बच्चे से कहो, ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि एक तो आप 14 साल के बच्चे से बोलो कि बेटा ये जो 10 किलो वजन है, 10 किलो की कोई चीज है, ठीक है, आप कहो कि आप उसको लेकर के जाओ, है ना, तो वो बच्चा उस काम को कर देगा। लेकिन अगर आप उसी काम को करने के लिए 6 साल के बच्चे से बोलोगे आपकी बेटा जो 10 किलो का कुछ सामान है उसको आप लेकर के जाओ, तो क्या वो लेके जा पाएगा? नहीं लेके जा पाएगा। क्यों नहीं लेके जा पाएगा? क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है। तो अधिगम के लिए सबसे पहला कारक कौन सा होता है जो अधिगम को प्रभावित करता है? बालक की योग्यता। तो अधिगम बालक की योग्यता के अनुसार ही होता है, ठीक है। दूसरा है निश्चित उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल फॉर आप लोगों का जो उद्देश्य ही नहीं था बीएड करने का, भाई आप लोग तो इस लाइन में आना ही नहीं चाहते थे, टीचिंग लाइन में, लेकिन क्या करें, घर वालों ने फोर्स कर करके बोला ना बेटा तेरे को तो टीचर ही बनना है, तेरे को तो मास्टर ही बनना है। लेकिन बेटा कहता है ना भाई ना, मेरे को तो कहाँ जाना है, आर्मी में जाना है। बेटा क्या बोलता है, ना भाई मेरे को तो आर्मी में जाना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जब पूछा गया उनसे कि बेटा चलो आप ये बताओ कि वास्तव में क्या आपका एक इंटरेस्ट था इस फील्ड में आने का, तो बच्चे बोलते हैं नहीं मैडम हमारा तो कौन हो, पर क्या करें घर वालों ने जबरदस्ती हमको ये लाइन में भेज दी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है कि यदि हमारा उद्देश्य निश्चित नहीं होता है ना, वो चीज़ भी हमको जो हमारे अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसलिए अधिगम के लिए क्या होना चाहिए, निश्चित उद्देश्य होना अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा आता है परिपक्वता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे बच्चा शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बच्चे का विकास होता जाता है, जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है बच्चा, वैसे वैसे बच्चे की जो अधिगम की क्षमता होती है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। खुद से बच्चा सीखने लगता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है ना, पहले टुकड़ों में बोलता है, फिर शब्द बोलता है ना, फिर पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे जो है बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो है बच्चा क्या है, सीखता जाता है। तो परिपक्वता जो होती है वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। दूसरा एक मैं आपको बताऊं कि एज बच्चे की अच्छी खासी है। आपने देखा होगा कई बार जिसको हम बोलते हैं कि जड़ बुद्धि बालक, है ना, कि जो है बच्चा एज बच्चे की बढ़ रही है, उम्र बच्चे की बढ़ रही है, बट उस बच्चे की जो बुद्धि है यानी IQ है वो 2 साल के बच्चे के बराबर है, ठीक है। कितने साल के, यानी कि 2 साल के बच्चे के बराबर। हम जिनको यदि हम अभी बोलते हैं कॉमन उसमें तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो पागल है, पागल, क्योंकि वो मानसिक रूप से परिपक्व, शारीरिक रूप से परिपक्व होता है लेकिन मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता है। ये चीज भी क्या करती है, अधिगम पर इफेक्ट करती है। बहुत सारे क्या होते हैं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होते। ये चीज भी क्या करती है, अधिगम पर इफेक्ट डालती है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व होना बहुत जरूरी होता है। किसके लिए, अधिगम के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपके यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बात चलते हैं परिवार। परिवार कैसे अधिगम पर जो सीखने पर प्रभाव डालता है, ठीक है। देखो एक परिवार है, ठीक है, उसमें दिन रात भर झगड़े, मतलब कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, और दिन भर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उस परिवार में, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चे को जो है वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। बच्चा क्या देखता है, बच्चा जब जिस उस एनवायरनमेंट में पैदा बड़ा होता है वहाँ पर जो वो सिर्फ क्या सुनता है, सिर्फ गालियाँ सुनता है, सिर्फ लड़ाई झगड़े देखता है। तो वैसा ही बच्चे पर उसी एनवायरनमेंट का बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। और वो इफेक्ट किस पर पड़ता है, बच्चे का अधिगम पर, सीखने पर। वो इफेक्ट किस पर पड़ेगा, सीखने पर, क्योंकि वो मानसिक रूप से बिल्कुल भी शांत नहीं होता है ना। उस बच्चे का सिर्फ क्योंकि उस जो परिवार जो होता है उसका जो कहते हैं जो माहौल, घर का जो माहौल होता है ना, उसका जो परिवार होता है वो इस तरह का होता है जो कि बच्चे को यदि मैं कहूँ कि एक बच्चा है जिसका बहुत ज़्यादा मतलब उसके एजुकेटेड उसकी फैमिली है ना, और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है घर पे, है ना, यानी कि हर तरीके से उसको सुविधाएं मिल रही है बच्चे को, जो बच्चे को चाहिए होती है ना।
बच्चा फिर उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की क्या होती है, लर्निंग कैपेसिटी, यानी कि बच्चा क्या होता है उसी एनवायरनमेंट में बड़ा होता है। तो बच्चा क्या है, बच्चे का सबसे पहले जो है अधिगम में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, यदि यदि आपने देखा होगा जैसे कि कोई माँ का नाम ले रहा है तो बच्चा भी नाम लेना शुरू कर देता है, अगर कोई गाली दे रहा है तो बच्चा भी गाली देना शुरू कर देता है, और हम लोग बड़ा मजे लेकर के सोचते हैं आहा कितने, क्योंकि बच्चा क्या छोटा बच्चा होता है, तोतली आवाज में जब गाली देता है तो बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है, तोतली आवाज में हमारा नाम लेता है तो बहुत प्यारा लगता है, बोलते बेटा एक बार फिर से बोलना, बेटा एक बार फिर से बोलना, है ना। तो ये क्या है कि परिवार, यानी कि हमारा परिवार, हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है, परिवार का एनवायरनमेंट है, वो भी किसको प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा है समाज। समाज भी अधिगम को प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज से दूर नहीं रह सकता। तो समाज भी क्या करता है, समाज भी हमारे सीखने को या अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद में हम लेते हैं वातावरण। अभी मैंने आपको बोला कि एनवायरनमेंट यदि अच्छा नहीं हुआ तो जो है अधिगम प्रभावित होगा। कैसे कि सपोज है कि आप जहाँ पर आपकी कॉलेज है, ठीक है, वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, वॉइस पॉल्यूशन है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपकी कॉलेज है ना, तो वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है आपको पढ़ने में, या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपको जो पढ़ने के हिसाब से, है ना, पढ़ने के हिसाब से आपका जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो वातावरण जो है, अधिगम के लिए वातावरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एनवायरनमेंट जो है वो अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, अधिगम पर एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। शिक्षक का व्यवहार, देखो शिक्षक का व्यवहार कैसे अधिगम को प्रभावित करता है। कोई मेरे जैसा कोई खड़ूस शिक्षक, खड़ूस हूँ क्या मैं, मुझे पता है खड़ूस वड़ूस नहीं हूँ मैं, ठीक है। शिक्षक का व्यवहार किस तरह से प्रभावित करता है अधिगम को, जरा बताना। अगर एक टीचर है वो आपसे बड़ा फ्रेंडली बिहेव करता है, बहुत अच्छे से, मतलब कि आप बहुत प्यार से, आप यदि आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, है ना, उनको आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं, आपको सुनते हैं, है ना, आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, और उससे आप बेफिक्र होकर के अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो, है ना। एक शिक्षक, और अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप बता सकते हो कि हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप सर दोबारा, तो बिल्कुल फ्रैंक जिनसे हो जाते हो, ठीक है। और एक शिक्षक है खड़ूस टाइप का, आपको पहले यदि वो बोलता भी है ना, अच्छा सबके समझ में आ गया, तो आपको लगता है कि कैसे ना वो बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहा है, तो आप वहीं पर यदि आपकी समझ में नहीं भी आया होगा ना, तभी भी आप बोल रहे हाँ सर हमारे समझ में आ गया, हाँ मैम हमारी समझ में आ गया। तो शिक्षक का जो व्यवहार होता है ना, वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। उस वक्त तो बोल देते हैं बच्चे कि हमारे समझ में आ गया, हमारे समझ में आ गया, और बाद में जब पता लगता है, क्या जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है, तो उसमें जो होती है वो बच्चे की गलती नहीं होती है, वो उसका जो उस अधिगम पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षक के व्यवहार का। इसलिए टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, टीचर का व्यवहार बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सीखने की इच्छा सबसे मेन चीज होती है। जब तक हमारे अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी, जब तक जबरदस्ती हमको नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है, जब तक सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक जबरदस्ती हमको नहीं सिखाया जा सकता। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूँ कि बेटा कल आपको ऐसा करना है कि कुछ 4-5 पेज मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ, आपको जो है इस टॉपिक पर जो है 5-6 पेज आपको लिखने हैं, ये टॉपिक आपको लिखना है, नोट्स आपको बनाने, तो आप क्या बोलोगे, अरे मैम ये स्कूल में क्या काम था जो आप कॉलेज में भी ये होमवर्क देने लग गए, है ना। तो बच्चे उस काम को करेंगे जरूर, किससे, डर की वजह से, किसकी डर की वजह से, मेरे डर की वजह से। लेकिन एक बच्चा है उसके अंदर से बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं है कि वो होमवर्क करे, या जो मैम ने जो काम दिया है उसको वो करे, है ना, वो मनी मन में, लेकिन उसको वो कर रहा है, मजबूरी है ना। एक होता है कि बच्चों को लगता है
अरे वाह ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा है कम से कम हम एक तो यदि हम लिखेंगे तो हमारी जो राइटिंग स्किल है वो भी डेवलप होगी, दूसरा हम जो है अच्छे से लिखेंगे तो हमको क्या होगा, अच्छे से लर्न हो जाएगा, है ना। तो दोनों चीजें है ना, एक तो सोच रहा है कि क्या है हमको कॉलेज में आने के बाद में भी क्या होमवर्क दे दिया, और दूसरा बच्चा क्या सोच रहा है, एक नेगेटिव सोच रहा है एक पॉजिटिव सोच रहा है। यानी कि एक तो जबरदस्ती तुम किसी को काम करने के लिए कहोगे, किसी काम को करने के लिए कहोगे तो वो जो है कभी भी अच्छे तरीके से वो कभी नहीं सीख पाएगा, लेकिन यदि उसकी खुद की इच्छा है सीखने की तो वो जरूर सीखेगा। इसलिए सीखने की इच्छा यानी कि सीखने की इच्छा भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो मेरे ख्याल से आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। अधिगम की विशेषताएं होती है अधिगम जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है ना, सबको सीखने का अधिकार होता है, अधिगम कुशलतादायक प्रक्रिया है, अधिगम आपकी प्रतिभा में और भी निखार लेकर के आता है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। सीखने से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि आपका जो उद्देश्य है उस अगर आप सीखोगे तो आपका जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या हो गए, इसकी विशेषताएं हो गई। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए, बालक की योग्यता, निश्चित उद्देश्य, परिपक्वता, परिवार, समाज, वातावरण, शिक्षक का व्यवहार और सीखने की इच्छा। तो क्लियर यहाँ तक आपका समझ में आ गया, और नहीं आया हो तो आप जो है अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर।